नमस्कार भारतवासियों एवं YouTube पर उपस्थित दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल, जो सुखविंदर सिंह के द्वारा लिखित है। और इसके अंतर्गत जो मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं या अच्छा है, उसको मैं पहले लिख देता हूं। उसके बाद मैं इस चैप्टर को मैं पढ़ूंगा और आप लोग थोड़ा सुनिए और आनंद लीजिएगा। पहले मैं इसको लिखता हूं। जीव भूगोल यानी कहते किसको हैं? तो जीव मंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव भूगोल कहते हैं। इसका दो शाखा है, यानी इसका दो भाग है। इसके दो प्रमुख भाग हैं। नंबर 1 पादप भूगोल और एवं प्राणी भूगोल। अब इसको एक ज्योग्राफर है एन अस्टालर और एच अस्टालर, इसको अस्टालर एंड अस्टालर कहते हैं। इसको ज्योग्राफी का सबसे अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा किताब आती है जो इंग्लिश में है, बहुत महंगी किताब है। तो वो एक कथन लिखे हैं। वो लिखे क्या है? पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन जीवों के पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल की रचना करते हैं। यानी जीव मंडल बनता कैसे है, तो भी इसको हम लिख देता हूं इसमें।
पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। एन तथा एच अस्टालर एवं अस्टालर इसको कहते हैं। अब जो हम बुक की बात कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे, वो पुस्तक यही है, आप लोग देख सकते हैं, भौतिक भूगोल सविंदर सिंह। इसमें बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, बट परंतु बात यह है कि अभी शुरू में पढ़ने में थोड़ा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति है तो उसमें अच्छा लगेगा सुनने में भी और हमको भी पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, शुरुआत में कोई भी चीज उतना अच्छा नहीं लगता है, रस नहीं रहता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी। जीवमंडल बायोस्फीयर समान रूप में पृथ्वी के सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जीवन बिना किसी रक्षक साधन के प्रोटेक्टिव डिवाइस के संभव होता है। कुछ लोग जीवमंडल को जीवित वस्तुओं के मंडल के रूप में स्वीकार करते हैं। अस्टालर तथा अस्टालर एन तथा एच अस्टालर 1927 के अनुसार पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिनसे इन सभी जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीवमंडल की रचना करते हैं। जीवमंडल के इस आवरण का संगठन समान रूप में 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, मिट्टी तथा शैल की पतली परत से होता है। जीवमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव भूगोल कहते हैं, जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण, मृदा, प्राणी, वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। जीवमंडल में जीवों, प्राणी तथा वनस्पति का अध्ययन वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान तथा भूगोल के अंतर्गत विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। अतः जीव भूगोल की परिभाषा तथा विषय के क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। अधिभूगोलवेत्ता जीवमंडल में समस्त जीवों की वितरण, प्रतिरूपों का स्थान तथा समय के परिवेश में अध्ययन करता है तथा विचित्र वितरण, प्रतिरूपों के कारण तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। तो जीव वैज्ञानिक एकाकी जीव के शारीरिक एवं अंगीयक, आकारकीय तथा व्यवहारिक कार्यों के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखता है। स्पष्ट है कि जीव भूगोल जैविक विज्ञान तथा भौगोलिक विज्ञान दोनों है तथा इसका अध्ययन क्षेत्र स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का जैविक रूप से वासित क्षेत्र है जिसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल तथा जीव भूगोल के अध्ययन में भूगोलवेत्ता का प्राणी तथा वनस्पतियों के समूह सामूहिक रूप में समय तथा स्थान के परिवेश में वितरण, प्रतिरूपों के अलावा दो मौलिक विशेषताओं अथवा प्रक्रमों के स्थानिक विभिन्नताओं पर अधिक ध्यान होता है। पृथ्वी के पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक तत्वों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा मानव एवं जीवमंडल के बीच समानुपातिक संबंध इस प्रकार मार्गेट एंडरसन के अनुसार मानव एवं उसके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जीव भूगोल का सार है। जीव भूगोल के अंतर्गत जीवमंडल के दो प्रमुख संघटकों जैविक तथा अजैविक का अध्ययन करते हैं। जीव भूगोल के अंतर्गत जीव वैज्ञानिकों तथा भूगोलवेत्ताओं दोनों ने पादपों पर प्राणियों की तुलना में अधिक ध्यान दिया है। अतः जीव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं पादप भूगोल तथा प्राणी भूगोल का विकास हुआ। कारण स्पष्ट है, प्राणियों की अत्यधिक गतिशीलता तथा अधिकांश प्राणी प्रजातियों के अति सूक्ष्म रूप तथा उनके व्यवहार में अत्यधिक अंतर के कारण उनके वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन कठिन होता है, जबकि पादपों की स्थिरता तथा उनके समूहन के कारण
उनके वितरण तथा वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन सरल होता है। साथ ही साथ पादप विश्व के सकल बायोमास के अधिकांश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पादप प्राणियों की तुलना में अपने आवास के भौतिक पर्यावरण पर अधिकाधिक निर्भर करते हैं तथा उनसे प्रभावित एवं नियंत्रित होते हैं तथा अपने अधिक बायोमास के कारण भौतिक पर्यावरण को भी अधिक प्रभावित करते हैं। पादप मानव सहित सभी प्रकार के प्राणियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आहार तथा ऊर्जा का प्रदान करते हैं तथा मानव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जीव भूगोल का विकास निश्चय ही जीव विज्ञानों से हुआ है। इन जीव विज्ञानों वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान का विकास भी प्रारंभिक प्राकृतिक इतिहास या भूविज्ञान से हुआ है। इस विषय के आधार आरंभिक प्रकृति वैज्ञानिकों अन्वेषक प्रकृति वैज्ञानिक अथा कार्ल वॉन लेनिन, अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट, एडवर्ड फोबर्स, जोसेफ हुकर, लुई अगासिज, अल्फ्रेड बेलास, चार्ल्स डार्विन आदि के कार्यों पर भी निर्भर करता है। आरंभिक काल में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जैविक अनेकता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तथा विभिन्न प्रकार के पादपों तथा प्राणियों के वितरण में विषमताओं एवं असंगतियों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण के लिए दो संकल्प विकसित हुई है। जीवों का उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन तथा प्राकृतिक चयन। इन दो संकल्पनाओं के आधार पर ही डार्विन के प्रजातियों का उद्भव तथा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। आरंभिक काल में जीव भूगोल के अंतर्गत दो दिशाओं में प्रगति हुई, वर्गीकरणात्मक तथा पारिस्थितिकी। वनस्पति वैज्ञानिकों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र पादपों का वर्गीकरण, उनका नामकरण तथा एकाकी पादप के वितरण, उद्भव, विकास तथा विसरण पर रहा है, जबकि भूगोलवेत्ताओं का ध्यान पारिस्थितिकीय पहलू पर अधिक रहा है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जंतु वैज्ञानिक द्वारा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। हैकल ने 1869 में ओकिस निवास या घर शब्द का प्रयोग किया था, जिससे ही इकोलॉजी का विकास हुआ है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि घर का शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो 1869 में। 1869 में घर शब्द का प्रयोग हुआ है, यही आया था। और कौन किया है, तो हैकल किया है, हैकल। जिससे इकोलॉजी का विकास हुआ। अद्वितीय जीव भूगोल का सर्वाधिक ध्यान समुदाय पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत वनस्पति समुदाय का उसके आवास के संबंध में अध्ययन किया जाता है। स्व पारिस्थितिकी, जिसमें एकाकी प्रजाति के पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, का भी महत्व कम नहीं रहा। स्मरणीय है वनस्पति भूगोल का विकास जीव विज्ञानों की एक प्रमुख शाखा के रूप में